तो कैसे हैं सब लोग। आप सभी का स्वागत है कर्तव्य आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर। मैं आदर्श समदर्शी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी हिस्ट्री जीएस पेपर 1 के लिए हमारा रैपिड रिवीजन का प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम हिस्ट्री का जो हमारा सिलेबस है जीएस पेपर 1 का, उसके अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक के बारे में जो है एक ब्रीफ एंड एनालिटिकल डिस्कशन जो है वो करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे हर एक टॉपिक के अंदर कि हमारी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हमें किस तरीके से जो है वो रिवाइज करना है यहाँ पे। और हर एक टॉपिक के डिस्कशन के बाद हम लोग जो है 40 to 50 एमसीक्यूज प्रीलिम्स के हिसाब से जो है वो सॉल्व किया करेंगे। तो पहली क्लास के अंदर हम हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इससे आप क्या समझते हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि भाई इंडियन हिस्ट्री या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री को डिसाइफर या डिकोड करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? सोर्सेज जो है हमें चाहिए होते हैं। अब यहां बढ़ने से पहले एक चीज हमें यहां पे क्लियर रखनी है कि हम किस तरीके से जो है अपनी हिस्ट्री को जो है वो डिवाइड करते हैं, है ना। दो तरीकों से हम अपनी हिस्ट्री को जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम टाइमलाइन के हिसाब से जो है वो हिस्ट्री को जो है वो पीरियडाइज या फिर डिवाइड करते हैं। दूसरा हम करते हैं सोर्सेज के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले बात करें टाइमलाइन के हिसाब से, तो आप सबको पता होगा हम एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को जो है वो पीरियडाइज करते हैं। अपनी पूरी हिस्टोरिकल जो हमारी चीजें रही हैं उसको हम तीन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एंशियंट यानी कि प्राचीन इतिहास, देन आता है हमारा मेडिवियल यानी कि मध्यकालीन, देन आता है हमारा मॉडर्न यानी कि हमारा नवीन इतिहास, ठीक है। तो अब अगर हम टाइम पीरियड्स की बात करें तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है? जो हमारा एंशियंट टाइम पीरियड है, अगर हम सबसे ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन की बात करें, यहां पे मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं कि भाई हमारा अर्ली एंशियंट, लेट एंशियंट या अर्ली मेडिवियल, लेट मेडिवियल या फिर अर्ली या फिर लेट मॉडर्न। हम जो है एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन की तरफ जो है यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री हमें जो देखने को मिलती है दैट इज फ्रॉम 2.6 मिलियन ईयर्स टिल हमें 712 सीई तक का जो टाइम पीरियड है, ये हमें हमारा एंशियंट टाइम पीरियड जो है वो देखने को मिलता है। 2.6 मिलियन ईयर्स हमने इसलिए किया क्योंकि यहां पर जो हमें सबसे पहली बार हमारा जो पैलियोलिथिक एज, जो हमारा सबसे पुराना द ओल्ड स्टोन एज, इसकी जो है वो शुरुआत देखने को मिलती है कब? 2.6 मिलियन ईयर्स से। और हमने यहाँ पे एग्जैक्टली 712 सीई का ही जो है वो टाइम पीरियड क्यों रखा है? बिकॉज इस साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जहां से हिस्टोरियंस ने बोला कि भाई अब हमारा क्या ट्रांजिशन जो है वो एंशियंट से अब मेडिवियल की तरफ जो है होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था 712 सीई के अंदर? यहां पे हमें देखने को मिलता है एक पहली बार एक मेजर फॉरेन इन्वेजन बाय द अरब्स, जिसको लीड कौन कर रहे थे? मोहम्मद बिन कासिम। वो जो है वो लीड कर रहे थे 712 सीई के अंदर। इन्होंने जो है सिंध के ऊपर कैप्चर कर लिया था बाय डिफीटिंग राजा दाहिर। और हमें सबसे पहली बार मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि भाई अब हमारा एंशियंट टाइम पीरियड खत्म होकर अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? हम मेडिवियल की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। बिकॉज मेडिवियल हिस्ट्री ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि मुस्लिम डोमिनेटेड पीरियड हमें ये देखने को मिलता है, द मेडिवियल टाइम फ्रेम। इंडिया की भी बात करें तो दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर, इनका हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है। हालांकि एक हिंदू किंगडम इस टाइम पीरियड पे जिसका नाम था द विजयनगर एम्पायर, वो भी जो है कुछ समय के लिए डोमिनेट करते, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर नॉर्थ में जो हमारी डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है दैट इज मेजरली फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है दैट स्पैन्स फ्रॉम 712 सीई टिल 1707 सीई, ठीक है। जैसा कि हमने बात की कि भाई 712 सी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, तभी हमने क्या बोला कि एंशियंट से अब हम मेडिवियल की तरफ ट्रांजिशन जो है वो कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से मेडिवियल से मॉडर्न की तरफ का जो हमारा ट्रांजिशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1707 सी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, आप सबको पता ही होगा कि इस साल हुआ क्या था। 1707 में द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर की जो है वो डेथ होती है। और उसके बाद द मुगल एम्पायर स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट, रीजनल पावर्स राइज करती हैं लाइक द मराठास, द सिख्स। इसके अलावा द यूरोपियन पावर्स वो भी जो है वो राइज करते हैं लाइक द ब्रिटिश, द फ्रेंच, द डच, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और पूरा का पूरा हमारा मॉडर्न इतिहास जो है वो किसकी तरफ इंक्लाइंड है? हमारा यूरोपियन पावर्स की तरफ ही जो इंक्लाइंड है, स्पेशली द
ब्रिटिश हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो 1707 से 1947 तक का जो हमारा टाइम पीरियड है दैट इज कंसीडर्ड द मॉडर्न एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। 1947 सबको पता है कि क्या हुआ था भाई, हमें यहाँ पे आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947, और इसके बाद जो हमारा टाइम फ्रेम है दैट इज कंसीडर्ड एज द पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई, टाइमलाइन के हिसाब से हमें इस तरीके से चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, सोर्सेज के हिसाब से हमें किस तरीके से हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमें टाइम फ्रेम देखने को मिलता है दैट इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड या फिर प्री हिस्ट्री हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड है, इस समय तक हमें कोई भी जो है वो लिटरेरी सोर्सेज, मतलब लिखे हुए सोर्सेज जो है वो देखने को नहीं मिलते थे। जितने भी सोर्सेज हैं हमारे दैट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारा पैलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल, इस समय पे हमें क्या देखने को मिल रहा है भाई कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, हमें पेंटिंग्स देखने को मिल रही है, हमें फॉसिल्स देखने को मिल रहे हैं, हमें साइट्स देखने को मिल रही है, लेकिन हमें कोई लिखा हुआ सोर्स जो है वो देखने को नहीं मिला यहां पर। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्सेज जहां पे नहीं है उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं भाई, प्री हिस्ट्री जो है हम बोलते हैं कि यहां पे अभी तक इन्वेंशन ऑफ राइटिंग जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल। ठीक है, नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। ठीक है, अब ये जो हमारा टाइम फ्रेम है दैट इज अराउंड 3000 BCE तक का जो हमारा टाइम पीरियड है, तब तक हमें देखने को मिलता है क्या, द प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, 2.6 मिलियन ईयर से लेकर 3000 BCE तक का हमारा टाइम किसके अंदर आता है, हमारा प्री हिस्ट्री के अंदर, जहां पे हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स जो है वो देखने को नहीं मिलते। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे फेज की, दैट इज नोन एज द प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, अब ये प्रोटो हिस्ट्री के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पे हमें देखने को क्या मिलता है कि यहां पर राइटिंग की डेवलपमेंट तो हो चुकी है, लेकिन उसकी जो स्क्रिप्ट्स हैं कि लिखा क्या है उसके अंदर, वो हम आज तक डिसाइफर जो है वो नहीं कर पाए। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल हमें देखने को मिलता है द हड़प्पन स्क्रिप्ट, जिसको हम लैंग्वेज एक्स भी जो है वो कहते हैं, क्योंकि ये आज तक जो है वो डिसाइफर नहीं हो पाई है। ठीक है, तो प्रोटो हिस्ट्री के अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। ठीक है, रिटन रिकॉर्ड्स are available, but the scripts have not been deciphered yet. But the scripts have not been deciphered. ठीक है, ना सिर्फ इंडस वैली या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमें शुरुआत के टाइम पीरियड पे जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जहां पे सबसे पहली बार राइटिंग की जो है वो एवोल्यूशन हुई थी, वहां की भी शुरुआती दौर की स्क्रिप्ट्स को हम डिसाइफर नहीं कर पाए। जब बाद में अकेडियन एंड सुमेरियन लैंग्वेजेस का जो डेवलपमेंट हुआ मेसोपोटामिया में, वहां से हमें देखने को क्या मिलता है कि भाई उनकी लैंग्वेजेस को हम डिसाइफर कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंडस वैली के अंदर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्या इसके अंदर लिखा है कि भाई आज तक कोई इसको डिसाइफर कर ही नहीं पाया। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको यहां पे कुछ लिख के दिखाता हूं। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने यहां पे ये लिखा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है। ठीक है, अब मेरे लिए ये हो सकता है कि एक नींबू है जिसके अंदर मैंने क्या किया है भाई, एक मैंने सुई जो है वो घुसा दी है। ठीक है, और बगल में इसकी मिर्ची है। आपके लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए टमाटर हो सकता है, किसी के लिए ये कोई और फल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मेरे लिए कुछ है, आपके लिए कुछ है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं ये या फिर ये ए अ, ये मेरे लिए भी ए है, आपके लिए भी ए है, हर किसी के लिए ए है। ये मेरे लिए भी अ है, आपके लिए भी अ है। ऐसा क्यों? बिकॉज दीज आर अल्फाबेट्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फाबेट ए एंड हिंदी लैंग्वेज का अल्फाबेट अ। ठीक है, तो ये क्या है, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज के अल्फाबेट से इसकी मतलब जो है सबके लिए सेम रहेंगे। लेकिन ये क्या है भाई, ये एक सिंबल हमें देखने को मिलता। ठीक है, ये क्या है, एक सिंबल है।
तो इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है दैट वाज सिंबॉलिक इन नेचर, सिंबल्स को हम किस तरीके से डिसाइफर कर पाएंगे दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पहली चीज। और वैसे भी जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट है दैट वाज वेरी शॉर्ट, ठीक है, मतलब 6 से 7 सिंबल्स हुआ करते थे एंड उसका मतलब क्या है वो किसी को जो है वो पता नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन है कि लैंग्वेज एक्स जो है आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई, ठीक है। इसीलिए नाम भी इसका क्या दिया गया है भाई, लैंग्वेज एक्स जो है इसका नाम दिया गया। तो इस वजह से जो है इंडस वैली, हड़प्पा की एंड मेसोपोटामिया की शुरुआती दौर की स्क्रिप्ट जो है वो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये हमारे दो फेजेस हो गए हमारे, कौन कौन से, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। लास्ट आता है हमारा क्या, द हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, हिस्टोरिक पीरियड। ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहां पे क्या हो गया कि यहां पे रिटन रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हैं, रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, and the scripts have also been deciphered, simple, and the scripts have also been deciphered। ये जो हमारा दौर शुरू हुआ है दैट इज अराउंड 600 BCE से जो हमें देखने को मिलता है। ये जो हमारे सबसे पुराने रिटन रिकॉर्ड्स जो हम कहते हैं हमारा वैदिक लिटरेचर के अंदर हमें देखने को मिलता है, द 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके उपवेद हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अदर वैदिक लिटरेचर लाइक ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद्स, द वेदांत, धर्मशास्त्र, ये सब जो है सारा का सारा वैदिक लिटरेचर जो है ये लिखना कब शुरू हुआ है, 600 BCE, लेटर वैदिक टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि ये लिखने शुरू हो गए थे। हालांकि ये बोलना काफी पहले से शुरू हो चुका था, लाइक ओरल हिस्ट्री के रूप में हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद जो है वो फैल रही थी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक टाइम पीरियड एंड लेटर वैदिक टाइम पीरियड में बाकी के वेद एंड बाकी का वैदिक लिटरेचर जो है वो ज्ञान के थ्रू लोग जो है वो बताया करते थे। लिखना कब शुरू हुआ, ये 600 BCE के बाद से जो है हमें देखने को मिलता है। और जो हमारा पहला मेजर लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन जो हमें देखने को मिलता है दैट आर द अशोकन एडिक्ट्स, ठीक है। मेजर रिटन इंस्क्रिप्शन सबसे पहली बार जो हमें देखने को मिलता है दैट आर द अशोकन एडिक्ट्स, ठीक है। द रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका, टोटल 14 रॉक एडिक्ट्स एंड 7 पिलर एडिक्ट जो हमें देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा, तो 13th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, जिसके अंदर द कलिंग वॉर का मेंशन हमें देखने को मिलता है, ग्रीक किंग्स लाइक एंटियोकस द सेकंड का नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमें यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, कि सबसे पहली बार किसका हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है, मेजर इंस्क्रिप्शन कौन सा है, ठीक है। क्योंकि इंस्क्रिप्शंस की वैल्यू हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। अशोकन एडिक्ट्स के बाद जब हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स द गुप्ता एम्पायर तो वहां पे भी आप काफी सारे जो है इंस्क्रिप्शंस देखेंगे, लाइक द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, ठीक है। वो जो पिलर है हमारा, उस पिलर के अंदर हमें 3 मेजर किंग्स के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। पहले तो अशोका के ही, बिकॉज अशोका ने ही वो पिलर लगवाया। देन उसके बाद समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, जो उनका नॉर्थ एंड सदर्न कैंपेन हमें देखने को मिलता है। देन लास्ट में मेडिवल टाइम पीरियड पे मुगल एम्परर जहांगीर के भी जो है इंस्क्रिप्शंस हमें इस पिलर के ऊपर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हमारा द मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है यहाँ पे कि भाई इंस्क्रिप्शंस की वैल्यू एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी हिस्ट्री को जो है वो पीरियडाइज करते हैं टाइमलाइन के हिसाब से एंड सोर्सेज के हिसाब से, ठीक है। यही यहाँ पे भी दिया हुआ डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिक पीरियड जो है हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब व्हाट एग्जैक्टली आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, द फिजिकल फाइंडिंग्स, द एक्सकैवेशंस, वो जो है हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स में जो है वो डाल सकते हैं। दूसरा हम क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, हम डाल सकते हैं इंस्क्रिप्शन, जिसकी हमने बात की यहाँ पे, जो किंग्स अपने बारे में लिखवाया करते थे, अपने कॉन्क्वेस्ट के बारे में, अपने रूल के बारे में। तो एक फर्स्ट हैंड सोर्स जो है हमें देखने को मिलता है इस समय के अंदर, क्या, द इंस्क्रिप्शंस। तीसरा हम डाल सकते हैं न्यूमिस्मैटिक एविडेंस लाइक द कॉइन्स, ठीक है। तो ये 3 चीजें मिला के हमारी क्या बनाती है भाई, द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमारी बनाती है, ठीक है। एक्सकैवेटेड मटेरियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे द इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स लाइक हड़प्पा, लाइक मोहेंजोदाड़ो, लाइक लोथल, लाइक धोलावीरा, ये सब साइट्स क्या है, ये सब एक्सकैवेटेड साइट्स जो है हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है।
हड़प्पा की बात करें तो 1921 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो है एक्सकैवेशन हुई थी। देन अगले ही साल 1922 में मोहेंजोदाड़ो, द सेकंड कैपिटल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी जो है वो डिस्कवरी या फिर एक्सकैवेशन हमें देखने को मिलती है, ऑफिशियल एक्सकैवेशन। अब आपने जो है और भी पढ़ा होगा इसके बारे में, तो अलेक्जेंडर कनिंघम पहले ही जो है काफी सारी साइट्स को देख चुके थे, बट इसके ऊपर ध्यान उतना दिया नहीं गया था। बाद में जाके इसके ऊपर जब ध्यान दिया गया तो एक के बाद एक करके इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफी सारी साइट्स जो हैं हमें अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर डिस्कवर होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है इसी के अंदर मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, अलग अलग टाइप के मॉन्यूमेंट्स, अलग अलग सल्टनेट्स या फिर अलग अलग एम्पायर्स के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो बताती हैं। लाइक मौर्यन आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें देखने को क्या मिलता है, द लायन स्ट्रक्चर्स, या फिर हमें क्या एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है कि पर्शियन इन्फ्लुएंस मौर्यन आर्किटेक्चर के अंदर काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। द बेल शेप ऑफ द मौर्यन पिलर्स, वो कहां से लिया गया है भाई, वो लिया गया है हमारा पर्शिया से लिया गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें जो कि यूज किया गया है किसके अंदर, इन द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल एम्पायर, तो हमें काफी सारी चीजें जो है इन सारी सोर्सेज से पता चलती है कि भाई उस समय पे किस तरीके से कारीगरी जो है वो की जाती थी। कैलीग्राफी की बात करें खासकर ताजमहल के ऊपर, तो अमानत खान एंड खुद औरंगजेब आलमगीर शाहजहां के बेटे, उन्होंने जो है कुछ वर्सेस लिखे हैं ताजमहल की कैलीग्राफी के ऊपर, तो ये चीज हमें यहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, दो टाइप्स के हमें मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स लाइक टेम्पल्स, मॉस्क्स एटसेट्रा, देन उसके बाद सेक्युलर लाइक फोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान की तरफ आप जाएंगे आपको एक से बढ़कर एक फोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगे ऑफ द राजपूत। ठीक है, साउथ की तरफ आप जाएंगे तो वहां पे विजयनगर एम्पायर के काफी सारे जो है टेम्पल्स, फोर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमें क्या बताते हैं कि भाई उस समय के अंदर राजा रजवाड़े जो है या फिर एम्पायर सल्टनेट जो है किस तरीके से फंक्शन जो है वो किया करते थे। ठीक है, देन इंस्क्रिप्शंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन कौन सा है, द अशोकन एडिक्ट्स। इसके अलावा मैंने आपको कई सारे और बताया लाइक द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त द सेकंड विक्रमादित्य। देन इसके बाद हमें खारावेल का हाथी गुम्फ का इंस्क्रिप्शन जो है वो देखने को मिलता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है। देन इसके बाद एहोल का इंस्क्रिप्शन जो कि पुलाकेशिन सेकंड जिन्होंने हर्षवर्धन को जो है वो हराया था, उनका इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। ये सारी की सारी चीजें बताती क्या हैं, ये उस समय की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में जो है बहुत ज्यादा हेल्प करती है हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट को। ठीक है, तो इस वजह से हमें पता है कि हुआ क्या है उस समय, एंड ये फर्स्ट हैंड सोर्सेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद कॉइन्स की बात करें तो ये भी है जो है काफी इंपॉर्टेंट एक चीज बताता है कि भाई उस समय पर कौन सा एम्पायर या फिर कौन सी सल्तनत या फिर कौन सी डायनेस्टी कितनी ज्यादा अमीर हमें देखने को मिलती है, फिर कितने ज्यादा प्रॉस्परस वो लोग थे। लाइक फॉर एग्जांपल अब किसी एम्पायर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर के या फिर हम कह सकते हैं ब्रॉन्ज के कॉइन्स देखने को मिले तो हम एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ये जो किंगडम है या फिर ये जो डायनेस्टी है दैट वाज नॉट वेरी प्रॉस्परस। ठीक उसी तरीके से अगर हम गुप्ता एम्पायर की तरफ नजर डालेंगे तो उनके जो सबसे छोटी वैल्यू की करेंसी लाइक पण या फिर दिनार कहा जाता था। ठीक है, तो एक दिनार का सिक्का जो है 23 कैरेट गोल्ड का बन रहा है, तो वहां से पता चल जाता है कि भाई इंडिया को सोने की चिड़िया कहा क्यों जाता था इस समय पर। ठीक है, तो कॉइन्स एक न्यूमिस्मैटिक एविडेंस देते हैं कि भाई कितनी प्रॉस्परस है वो पर्टिकुलर डायनेस्टी या फिर वो पर्टिकुलर किंगडम। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। देन अब बढ़ते हैं हम अपने लिटरेरी सोर्सेज की तरफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से हम जो है सोर्सेज के हिसाब से अपनी हिस्ट्री को जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज भी जो है हमें दो टाइप्स की देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारा सेक्युलर लिटरेचर आता है जहां पे कोई धर्म की बात नहीं की, लाइक फॉर एग्जांपल हमें अर्थशास्त्र देखने को मिलती है, क्या है ये, एक सेक्युलर लिटरेचर है। दूसरा हमें क्या देखने को मिलता है, रिलीजियस लिटरेचर लाइक द वैदिक लिटरेचर, लाइक द बुद्धिस्ट लिटरेचर या फिर जैन लिटरेचर या फिर मुस्लिम लिटरेचर। ये सब चीजें हमें क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे, दीज आर रिलीजियस टेक्स्ट। ठीक है, इनके बारे में मेजरली हम बात करेंगे जब हमारे ये टॉपिक्स आएंगे, लाइक जब बुद्धिज्म जैनिज्म का टॉपिक आएगा हमारा या फिर द वैदिक एज आएगी हमारी, तब हम मेजर डिटेल के अंदर यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर इंपॉर्टेंट हमें क्या देखने को मिलते हैं, त्रिपिटक्स देखने को मिलते हैं हमें, विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम्म पिटक जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जातक कथाएं, बुद्ध के पिछले जन्म की कथाएं, ये हमें देखने को मिलती हैं। ठीक इसी तरीके से जैन लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो इनके टेक्स्ट हैं दैट आर द अगम कैनोनिकल टेक्स्ट। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। देन इसके बाद अगर आगे बढ़े हम तो जो हमारा
कौन सा अपना वैदिक लिटरेचर आता है, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के हमारे श्रुति टेक्स्ट जो हैं दैट आर द वेदास, ठीक है। सबसे पहले हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट, देन सामवेद हमें देखने को मिलता है, देन यजुर्वेद एंड लास्ट में अथर्ववेद, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, श्रुति लिटरेचर के अंदर, मतलब सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे डिवाइन अथॉरिटी। कहा जाता है कि खुद डिवाइन इनकारनेशंस ने जो है इन वेदों की जो रचना करने में जो है वो हेल्प की है। इसके बाद आती है हमारी सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सी, द स्मृति लिटरेचर, द वन विच इज रिमेंबर्ड, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, इनके बारे में डिटेल के अंदर हम बात करेंगे जब वैदिक लिटरेचर, वैदिक एज के बारे में जो है हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें सोर्सेज देखने को मिलते हैं, हमारे कौन से रिलीजियस सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं। देन अब अगर हम आगे बढ़ें टुवर्ड्स द सेक्युलर यानी कि नॉन रिलीजियस लिटरेचर, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको याद रखनी है वो क्या है, द अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, जिसने पूरी की पूरी एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न और इवन आज के दिन की इकोनॉमिक्स को जो है वो इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। टोटल जो है हमें देखने को मिलती है 15 बुक्स, 150 चैप्टर्स एंड 180 डिस्टिंक्ट टॉपिक्स के ऊपर जो है ये पूरी की पूरी अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य ने जो है वो लिखी है, जिससे पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी के अंदर काम कर रहा था। और उसी से इंस्पायर होके आगे जाके गुप्ता एम्पायर ने भी हमें क्या देखने को मिलता है कि काफी हद तक इंस्पायर्ड थे वो किससे, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑल थैंक्स टू कौटिल्य चाणक्य, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। देन हर्ष चरित्र हमें देखने को मिलता है, जो कि हर्षवर्धन के ऊपर जो है वो लिखी गई एक बायोग्राफी है। तो सारी की सारी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, ये सब हम किसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको इन द नॉन रिलीजियस यानी कि सेक्युलर लिटरेचर के अंदर। ठीक उसी तरीके से आइन ए अकबरी, जो कि हमें द 3rd वॉल्यूम ऑफ द अकबरनामा, अकबरनामा क्या है, बायोग्राफी ऑफ अकबर हमें देखने को मिलती है, रिटन बाय हिज वन ऑफ हिज नवरत्नाज, कौन, अबुल फजल, ठीक है। तो उसकी 3rd वॉल्यूम क्या है, आइन ए अकबरी, जिसके अंदर हमें द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर्स रेन वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। द मानसबदारी सिस्टम, द जागीरदारी सिस्टम, द बंदोबस्त सिस्टम, ये सब किसके अंदर लिखे गए हैं, हमारे आइन ए अकबरी के अंदर जो है वो लिखे गए हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि भाई हाउ द एम्पायर्स, हाउ द डायनेस्टीज आर वर्किंग, ठीक है, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें मुगल हिस्ट्री के बारे में जानना होगा तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को जाने बिना हम किस तरीके से जो है वो काम कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जानना इसीलिए भी और जरूरी है क्योंकि उसी के ऊपर बाकी की डायनेस्टीज, एंशिएंट इंडिया की एंड इवन हमें मेडिवल इंडिया की डायनेस्टीज भी जो है कुछ हद तक इन्फ्लुएंस दिखाई देते हैं। मौर्यन एम्पायर के अंदर ही सबसे पहली बार जो है 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी जो है वो बात की गई है, ठीक है। तो ये चीजें इसलिए जरूरी है, सोर्सेज को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि भाई आप रिकंस्ट्रक्ट कर पाओ कि भाई हिस्टोरिकल इवेंट्स की क्रोनोलॉजी क्या है, उसका मतलब क्या है, क्या क्या चीजें चल रही है वहां पे, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां पे देखने को मिलती है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो क्या है, द फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है। अब यहां पे कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे कोई राजा इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन लिखते कौन है, उनके खुद के एडवाइजर्स, उनके खुद के मिनिस्टर्स, ठीक है। तो यहां पे अब दिक्कत क्या होती है, कई बार ऐसा होता है लाइक कोई राजा कुछ ज्यादा ही पावरफुल है या फिर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, तो वो अपने फ्लॉज नहीं लिखवाएगा, ठीक है। कोई भी राजा, वो चाहे वो इन्फ्लुएंशियल हो या ना हो, ठीक है, कोई भी राजा अपने फ्लॉज खुद नहीं लिखवाएगा। कोई मंत्री अगर लिख देता तो भाई सबसे पहले उसका गला ही काट देंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन फॉरेन अकाउंट्स लाइक जब फाहीन इंडिया आते हैं, लाइक जब मेगास्थनीज इंडिया आते हैं, या फिर हमें देखने को मिलता है मेडिवल टाइम पे इब्न बतूता इंडिया आते हैं, तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो है वो देखते हैं। तो वो जो कुछ हद तक चीजें हैं वो कैसे बताएंगे, वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक नॉन बायस्ड तरीके से मोस्ट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स को बताते हैं। हालांकि बाहर से जो ट्रैवलर्स आए लाइक फ्रैंकोइस बर्नियर भी हैं, वो भी आए थे, लेकिन उनकी जो सोच है वो काफी ज्यादा बायस्ड हमें देखने को मिलती है, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन एक तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, फॉरेन अकाउंट्स की, तो ये काफी अच्छे सोर्सेज हैं एक और तरीके से, एक और पर्सपेक्टिव से जो है वो हिस्ट्री को एनालाइज करने के। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक बार औरंगजेब आलमगीर का, ठीक है। तो उनके मिनिस्टर्स ने कुछ अलग लिखा है ना,
उनकी चीजों को हम कह सकते हैं ग्लोरीफाई करने के लिए। जो रियल अकाउंट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जो अनबायस्ड अकाउंट्स हैं, उन्होंने कुछ अलग लिखा। तो जब दोनों हम पढ़ेंगे, एक बैलेंस्ड एंड एक अनबैलेंस्ड हिस्टोरिकल एविडेंस, तो वहां से हमें रिकंस्ट्रक्ट कर पाना अच्छा हो जाएगा एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से हमारे लिए पढ़ने के लिए, कि हम औरंगजेब को किस तरीके से पढ़ें, हम एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ें या फिर एक अनबैलेंस्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ें। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। ठीक है, ये आता है हमारा इसका। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़े, तो अब हमारा जो ओरल ट्रेडिशन, यानी कि ये काफी ज्यादा फेमस हुआ हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर, जब पुराने राजाओं की कहानियां जो हैं वो सुनाई जाने लगी। और इसके अलावा जब हमें देखने को मिला बाय द मुस्लिम इन्वेडर्स, या फिर हम कह सकते हैं आगे आने वाले टाइम में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, उस दौरान काफी सारे टेक्स्ट को जो है वो हम कह सकते हैं कि ऑल्टर जो है वो किया गया। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिलता है फोकलोर्स का जो है वो काफी ज्यादा महत्व था। ठीक है, लाइक पुराने राजाओं की कहानियां सुना के लोगों में जोश भरना, इस चीज को हम एक तरीके से रोमांटिसिज्म कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। उधर भी ऐसा हो रहा था जब हमें 18th 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, तो वहां पर भी लोग जो है पुराने राजाओं को, लाइक इटली के अंदर हमें देखने को मिलता है रोमन एम्परर्स की याद दिला के लोगों को जो है वो जोश भरा जा रहा था कि भाई एक जूलियस सीजर थे, एक ऑगस्टस सीजर थे, और एक तुम हो, तुम भी अपने देश को जो है वो नेशनलिज्म की आग में जो है वो जला सकते हो, यानी कि आप राजा को हटा के आप जो है डेमोक्रेसी ला सकते हो। ठीक उसी तरीके से इंडिया के अंदर भी पृथ्वीराज चौहान का नाम लेके, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेके, इनका नाम लेके जो है वो लोगों के अंदर यूनिटी एंड जोश जो है वो भरा जा रहा था थ्रू द ओरल ट्रेडिशंस एंड फोकलोर्स। तो ऐसा करते करते क्या होता है, कई बार आप चीजों को थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेट भी जो है वो कर देते हैं, जो कि हिस्टोरिकल अकाउंट से जो है वो मैच नहीं करते। सबसे बड़ा एग्जांपल हम कह सकते हैं द पृथ्वीराज रासो। ठीक है, एक मूवी भी आई थी कुछ टाइम पहले, पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज नाम की, तो उसके अंदर भी यही डिस्टॉर्टेड फैक्ट जो है वो दिखाया गया कि भाई मोहम्मद घोरी को जो है पृथ्वीराज ने वो 4 कदम 24 बाण, मत चूको चौहान, तो वो सब जो कहानियां हैं वो यहीं से आई हैं, वो इन्हीं फोक टेल से हमें देखने को मिलती हैं। रियल हिस्ट्री इज वेरी वेरी डिफरेंट। पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद जो है मोहम्मद घोरी ने अंधा करके मरवा दिया था, एंड उनकी खुद की मौत जो है थोड़े टाइम के बाद खोखर के कबीलों के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। रियल हिस्ट्री इज वेरी वेरी डिफरेंट। बहुत सारी चीजें और हैं, लाइक हम कह सकते हैं जो हमारा क्या नाम है इनका, अलाउद्दीन खिलजी है ना, उनका और रानी पद्मावती वाला जो कॉन्सेप्ट हम देखने को मिलता है, जो मूवी आई थी पद्मावत, वो भी बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हमें देखने को मिलती है। रियली जो वो पोयम है पद्मावत, वो काफी लंबे टाइम के बाद, अलाउद्दीन खिलजी का जो सीज ऑफ चित्तौड़ हमें देखने को मिलता है 1303 के अंदर, लेकिन वो कहानी लिखी कब गई है, वो अकबर के टाइम पीरियड पे 1565 के अंदर लिखी, मतलब 250 सालों के बाद वो पोयम जो है वो लिखी गई अकबर के कोर्ट में। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर फैक्ट्स को जो है वो डिस्टॉर्ट करके ही प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का कोई ये मेन रोल नहीं था कि भाई एक लड़की के लिए या फिर एक रानी के लिए जो है मैं कुछ चित्तौड़ पे जो है वो हमला करना है। इससे पहले वो ऑलरेडी रणथंबोर जो है वो जीत चुके थे। उनका जो मेन टारगेट था वो था चित्तौड़ को जीतकर पूरे के पूरे राजस्थान के एरिया पे जो है वो कैप्चर करना। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। फोक टेल्स कई बार जो है आपको ओवर एग्जैजरेटेड तरीके से जो है वो चीजें प्रेजेंट करती हैं, तो यहां पे हमें केयरफुल रहना होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। और लास्ट में हमारा क्या आता है, द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, द ऑफिशियल कॉलोनियल रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये सबसे नई हिस्ट्री है हमारी, मॉडर्न हिस्ट्री है हमारी। यहां पर हमें अलग अलग जो हमारे हिस्टोरियंस हैं एंड हमारे जो गवर्नर जनरल्स भी रहे हैं, वाइस रॉयज भी रहे हैं, लाइक वॉरेन हेस्टिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। इनके अकाउंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उस समय के इंडिया को समझने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। काफी सारी बुक्स यहाँ पे हमें इसी टाइम पीरियड पे देखने को मिलती है। जेम्स मिल की द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, कि हालांकि ये काफी डिस्टॉर्टेड किताब है। जेम्स मिल ने डिस्क्राइब किया है कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सुपरस्टिशंस बहुत हैं, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर टायरेंट रूलर्स मतलब ऑप्रेसिव रूलर्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, हम अंग्रेज आप लोग को जो है वो सिविलाइज करने के लिए आए हैं। तो ये सब चीजें भी लिखी गई हैं कई सारे हिस्टोरियंस, कॉलोनियल हिस्टोरियंस के द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर भी हमें ये देखना है कि भाई कौन सा राइटर बायस्ड है, कौन सा हिस्टोरियन अनबायस्ड है, किसने जो है अपने एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चीजों को प्रेजेंट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें सारे के सारे सोर्सेज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं हम इस सोर्सेज पढ़ते क्यों हैं। ये हम पढ़ते हैं ताकि हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकें अपने पूरे के पूरे सिलेबस को, कि किस तरीके से हमें चीजें देखने को मिलती हैं। और सेकंड ऑफ ऑल कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, चाहे वो जीएस के लिए हो या फिर ऑप्शनल के लिए हो, आपको सोर्सेज का मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमारा जो ऑप्शनल का पेपर होता है उसके अंदर तो आपको, या तो अगर राइटर्स का आपको है लाइक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि
मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है, मेडिवल से पूछा है, या फिर ऐसे टाइम पीरियड से जो हमारा हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, प्री या प्रोटो हिस्ट्री अगर हम छोड़ दें, तो वहां पर सोर्सेज मेंशन करना, खासकर लिटरेरी सोर्सेज, कौन से राइटर ने क्या कहा, इरफान हबीब का क्या हमारा क्या देखने को मिलता है पर्सपेक्टिव ऑफ द मानसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम, सतीश चंद्रा से कैसे डिफरेंट है, तो ये सब चीजें भी जो है आपको यहाँ पर एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। इसीलिए सोर्सेज का ज्ञान होना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसी टॉपिक से जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद बढ़ेंगे हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज द प्री हिस्टोरिक एज, जहां पे हम द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड द नियोलिथिक टाइम फ्रेम्स के बारे में जो है वो बात करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।